स्टूडेंट्स, आज हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखेंगे। अब तक हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया था, तो आज की क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया ए और बी दो वेक्टर हैं तो इनका माइनस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस पे दोनों वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। ये ए एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये थीटा एंगल पे ई एक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। तो अब अगर हम a माइनस बी करना चाहेंगे तो कैसे इसको डिनोट करेंगे? माइनस बी, जैसे ही हम किसी वेक्टर के आगे माइनस का साइन लगाते हैं मतलब हो जाता है उसका कि मैग्नीट्यूड तो b ही रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जैसे b इस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस बी किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का रहेगा। जिसका जितना मैग्नीट्यूड b का है उतना ही माइनस बी का भी मैग्नीट्यूड रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो a माइनस बी को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? This is A, this is B, then this will be माइनस B, ठीक है। ये मान लिया वो पॉइंट है, ठीक है। तो अगर ये A एंड B के बीच एंगल थीटा है तो A एंड माइनस B के बीच क्या हो जाएगा एंगल? ये टोटल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये प्लेन, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब हम लोग यानी कि A एंड माइनस बी के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़े थे कि अगर इन दोनों वेक्टर का जैसे ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग क्या करते थे? इसके बी के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते थे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये ए था और ये पैरेलल खींचा इसलिए ये क्या हो गया? ये बी हो गया, ठीक है। उसी तरह से माइनस बी के पैरेलल अगर लाइन खींच देंगे ये क्या हो जाएगा? ये माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा। अब अगर a प्लस बी दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ b, दैट मीन्स ये हो जाएगा a प्लस बी। उसी तरह से a माइनस बी अगर दिखाना हो तो ये जो होगा a और यहाँ से यहाँ माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि a से जो ये a प्लस बी वेक्टर है ये अल्फ़ा 1 एंगल बनाता है, अल्फ़ा 1 एंगल। उसी तरह से a माइनस बी जो है वो a से मान लिया कि अल्फ़ा 2 एंगल बनाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले a प्लस बी का हम लोगों ने पहले पढ़ा भी था। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड को मॉडुलस से दिखाते हैं, ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस, इसके बीच का एंगल a एंड b के बीच का एंगल क्या है? ए बी, थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो क्या होगा?
ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस कितना हो जाएगा ए एंड माइनस बी का एंगल यहाँ क्या आया था, ये ए है ये बी है, तो इसके बीच का एंगल क्या आया था 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा। ये हमारा ए माइनस बी क्या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि कॉस थीटा इज कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ए माइनस वी का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस कॉस थीटा हो गया तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल है tan अल्फ़ा 1 ए से a प्लस बी के बीच का एंगल, ये क्या होगा tan अल्फ़ा 1। इसका हमने फार्मूला क्या पढ़ा था b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, यही पढ़ा था हमने। तो इसी तरह से ये जो अल्फ़ा 2 है ये a एंड a माइनस बी का एंगल है, तो tan अल्फ़ा 2 क्या हो जाएगा b और साइन a और माइनस b का बीच का एंगल यानी 180 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो अभी मैंने बताया था कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस थीटा, यानी कि tan अल्फ़ा 2 यानी कि a माइनस बी का जो एंगल है वो इनिशियल वेक्टर a से कितना हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी कॉस थीटा। देखिए, तो हमने यहाँ से ये मैग्नीट्यूड निकाल लिया, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पता चल गया, और दूसरा क्या है a माइनस बी का a से क्या एंगल होगा वो भी पता चल गया। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग समझ गए। ठीक है, अब एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो होगा नहीं, आप थ्योरी पढ़ने के बाद कितना सीख पाते हैं ये न्यूमेरिकल से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी लिखाऊंगा और साथ में उसको सॉल्व भी करूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अ कार इज मूविंग around a circular track with a constant speed v of 20 meter per second as shown in figure, at different times the car is at A
B and C respectively. Find the velocity change. Find the velocity change A from A to C and B from A to B. ठीक है। अब डायग्राम बना देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। तो एक सर्कल है, ऐसे एक सर्कल है, सर्कल का ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट क्या है, D है। तो बोल रहा है कि एक कार जो है मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक में कार मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, उसका स्पीड भी है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बोल रहा है डिफरेंट टाइम्स द कार इज एट A एंड B एंड C। A पे है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे बता रहा है टेंजेंशियल, B पे ऐसे बता रहा है और C पे ऐसे बता रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम A टू C। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। स्पीड में जो है डायरेक्शन नहीं होता है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, यानी इस पॉइंट पे कार जब कार एक ही स्पीड से घूम रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन इस पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है। इस पॉइंट पे B पे है तो इधर है, ठीक है। उसी तरह से C पे है तो इधर है, यानी डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है। यानी वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी में स्पीड में प्लस डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी, स्पीड सब जगह एक ही है, लेकिन वेलोसिटी A पे B पे C पे तीनों पॉइंट पे अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन तीनों पे अलग अलग है। तो वही पूछा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम A टू C, यानी A पे जो वेलोसिटी है B पे जाने पे कितना चेंज आया, सॉरी C पे जाने पे कितना चेंज आया और A से B पे जाने पे कितना चेंज आया। यानी कि हमको दो चीज़ चाहिए। पहला क्वेश्चन है A टू C, मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, VA है, यहाँ पे मान लिया VB है और यहाँ पे मान लिया VC है। ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो पहला बोल रहा है चेंज फ्रॉम A टू C, यानी कि A टू C चेंज क्या होगा, VC माइनस VA। ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। और दूसरा बोल रहा है फ्रॉम A टू B, यानी B पे कितना है, B। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो A से B यानी फाइनल VB हो गया और इनिशियल VA हो गया, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या। यही दो क्वेश्चन है, आपको निकालना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको यूनिट वेक्टर का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड हमेशा VA हो या VB हो, ऐसे मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं ना, या VC हो, सबका मैग्नीट्यूड कितना है, एक ही है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। यूनिट वेक्टर पे हमने बताया था, याद कीजिए कि अगर x के अलॉन्ग होगा यूनिट वेक्टर तो इसका कंपोनेंट इसको कहेंगे i कैप, y के अलॉन्ग होगा तो j कैप, ठीक है। इधर होगा तो माइनस i कैप, इधर होगा तो माइनस j कैप, ठीक है। तो हम इसी फॉर्म में इसको लिखते हैं, जैसे VA वेलोसिटी को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे है यानी ये इस डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस, यहाँ अगर ऑरिजिन मान लेते हैं और इसको अगर x एक्सिस मानते हैं और इसको y एक्सिस मान लेते हैं, तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो VA क्या हो जाएगा 20 i कैप, ठीक है। उसी तरह से अगर हम VB लिख दें तो VB क्या आ जाएगा, J ऊपर होगा, ये नीचे है,
यानी कि -20 जे कैप। उसी तरह से BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा ये -x डायरेक्शन में, यानी -20 आई कैप। x के डायरेक्शन में क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे करने से बहुत आसान पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हमको निकालना VC माइनस VA। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, VC माइनस VA। ठीक है, तो VC क्या हो गया हमारा, -20 आई कैप, माइनस VA क्या है, 20 आई। ठीक है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, -40 आई कैप। ये हो गया VC माइनस A। ठीक है, बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 40, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया -I, यानी कि VA के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है VV माइनस VA। VB क्या हो जाएगा, VB यहाँ पे लिखा था मैंने -20 J, और VA क्या है -VA 20 I, यानी -20 J कैप -20 I कैप। ठीक है, ये आ गया। अब ये I और J के फॉर्म में है। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड VV। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो साफ दिख रहा है 40 है। ठीक है, डायरेक्शन भी पता चल गया -I के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे I J दोनों है, इसलिए डायरेक्शन भी पता करना होगा और मैग्नीट्यूड भी पता करना होगा। ठीक है, तो VB माइनस VA का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सबसे पहले A का जो VB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस VA के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 × 20 × 20। और I एंड J के बीच का डिग्री कितना होता है, ये I है ये J है, डिग्री कितना है 90 डिग्री है, यानी कि cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। यानी ये हो गया 400 + 400 + 0, यानी कि √800 हो गया। यानी कि 20, ये देखिए 400 × 2 हो गया, 400 का रूट कितना होगा 20 होगा, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये होगा VB माइनस VA का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं आराम से। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, tan अल्फ़ा एंगल निकालेंगे, तो क्या होता है B sin थीटा। क्या होता है B sin थीटा, तो 20 sin थीटा डिवाइडेड बाय A हो गया 20 + 20 cos थीटा, और I J के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो sin 90 क्या हो गया 1, 20 + cos 90 कितना हो गया 0, यानी 20/20 यानी 1, यानी कि tan अल्फ़ा हो गया 1, यानी अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री होता है 1 के बराबर। यानी आप देखिए इसका डायरेक्शन आप आराम से ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि VB माइनस VA क्या हो जाएगा 45 डिग्री विथ किसके, VA से। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 20√2। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 20√2 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हो गया 45 डिग्री विथ A। ठीक है, इससे 45 डिग्री पे होगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं। देखिए, आप नोट करने में कोई दिक्कत हुई हो तो नोट कर लीजिए अच्छे से। शायद ये पिक्चर दिखानी है आपको, या नीचे का देख लीजिए पोर्शन, इधर भी है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत पढ़ा। ठीक है, तो थोड़ा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे और क्वेश्चन में आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि वेलोसिटी भी इसमें इंक्लूडेड है। अभी हम लोगों ने वेलोसिटी नहीं पढ़ा है, पर 10th क्लास में आप लोगों ने इतना तो वेलोसिटी समझा ही होगा कि वेलोसिटी में स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी कोई खास भारी क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द greatest and least resultant of two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 degree with each अदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है अगर दो फोर्सेज है, मान लीजिए F1 है एक फोर्स और एक F2 है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, यानी दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट निकालेंगे उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा 10 और सबसे कम 6 न्यूटन होगा। तो आप किसी भी दो वेक्टर का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकता है F1 प्लस F2 और लीस्ट वैल्यू हो सकता है F1 माइनस F2। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो आप देखिए कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा का ये सब तो F1 F2 तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कम या ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा। यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम होगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? ये होता है 1। ठीक है, तो हम मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कब होगा? जब कॉस थीटा 1 होगा। यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू 1, यानी यही हो जाएगा। यानी ये सिंपली हो गया F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, यानी इसका रूट निकालेंगे तो F1 प्लस F2, यानी मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? F1 प्लस F2। अब मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? -1 होता है। तो इसी तरह से क्या होगा? मिनिमम ऑफ R क्या होगा? रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1, यानी ये हो जाएगा -1, यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर,
यानी कि रूट करेंगे तो बाहर स्क्वायर हट जाएगा, F1 माइनस F2। अब देखिए मैक्सिमम दो का रिजल्टेंट मैक्सिमम क्या होगा, दोनों का सम, और मिनिमम क्या हो सकता है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा, यानी कि बड़े से छोटे को घटाएंगे, दोनों में जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू 10n है और मिनिमम 6n है, यानी F1 प्लस F2 क्या है, ये मैक्सिमम हो गया, ये हो गया 10, और F1 माइनस F2 क्या है, ये है 6। ठीक है, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो F2 कट गया, यहाँ क्या होगा, F1 प्लस F1 2F1 और 10 प्लस 6 16 हो गया। इस देयरफॉर F1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। और यहाँ क्या है, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। F1 क्या है, 8 प्लस F2 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर F2 क्या हो जाएगा, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। यानी F1 का वैल्यू हो गया 8 न्यूटन और F2 का वैल्यू हो गया 2 न्यूटन। ठीक है, ये हम लोग F1 F2 का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या कह रहा है, इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाई 3 न्यूटन, यानी F1 को भी 3 न्यूटन बढ़ा दिया जाए, कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, और F2 को भी 3 न्यूटन से बढ़ा दिया जाए तो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। यानी मान लीजिए अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, F1 डैश मान लीजिए। ठीक है, F1 डैश ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3 यानी 11 न्यूटन। उसी तरह से F2 डैश ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 यानी कि 5 न्यूटन। अब नया फोर्स F1 और F2 का वैल्यू हो गया F1 डैश F2 डैश, जो कि 11 न्यूटन और 5 न्यूटन है। और कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट निकालिए जबकि ये किसी पॉइंट पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विच ईच अदर वर्क कर रहे हैं। यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी थीटा हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F1 डैश प्लस F2 डैश का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर F1 डैश का होल स्क्वायर प्लस F2 डैश का होल स्क्वायर प्लस 2F1 डैश इंटू F2 डैश इंटू कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है। ठीक है, अब F1 F2 का वैल्यू हम भर देंगे। F1 डैश क्या है, 11 है, 11 स्क्वायर प्लस ये F2 डैश कितना है, 5 है, तो 5 स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 11 इंटू 5 और इंटू कॉस 90 क्या हो गया, 0 हो गया। यानी ये सिंपली क्या हो गया, 121 प्लस 25। ठीक है, यानी कि ये हो गया रूट अंडर 146। यही पूछ रहा था कि रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस क्या होगा, तो रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्सेस हो जाएगा रूट अंडर 146 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग आते हैं अब एक नए क्वेश्चन पे। ये इजी क्वेश्चन है, इस बार बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, 2 इक्वल फोर्सेस have their resultant equal to either at what angle they are inclined। कह रहा है कि दो फोर्स है, मान लीजिए एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स क्या है, F2 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, इक्वल टू आइदर, इन दोनों के बराबर ही इन दोनों का रिजल्टेंट है। यानी F1 इज इक्वल टू F2 है और ये रिजल्टेंट के बराबर है, यानी रिजल्टेंट F1 के बराबर भी है, F2 के बराबर ही है, यानी तीनों बराबर हो गए। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि ये दोनों जो F1 F2 फोर्सेस हैं इनके बीच एंगल कितना है, F1 F2 के बीच जो है एंगल कितना है। ठीक है, तो बहुत इजी है, हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू पता है, F1 F2 का वैल्यू पता है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस
2f1 f2 cos थीटा, ठीक है। और हम लोग यहाँ से क्या जान रहे हैं, f1 का वैल्यू भी r, f2 का वैल्यू भी r, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस 2 r इंटू कॉस थीटा, ठीक है। दैट मीन्स r का वैल्यू क्या हो गया, रूट अंडर ये r प्लस r कितना हो गया, 2r स्क्वायर हो गया, प्लस 2r इंटू 2r क्या हो गया, 2r स्क्वायर हो गया, कॉस थीटा हो गया। यानी हम लोग अगर इसको कॉमन ले लें, 2r स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से r को अगर बाहर निकाल दें, r स्क्वायर पे रूट है तो ये क्या हो जाएगा, r रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। r और r यहाँ से कट गया, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 2 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1/2, इसलिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1, दैट मीन्स माइनस 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है 120 डिग्री। तो हमारा आंसर निकल गया, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मज़ेदार है, घबराना नहीं है। Two forces whose magnitude are in the ratio 3:5 give a resultant, ये नहीं दिख रहा है आपको, give a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree. Find the magnitude of each force, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है द फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। मान लीजिए दो फोर्सेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया F1 F2, इन दोनों का रेशियो क्या है 3:5, ठीक है। F1/F2 क्या हो गया 3/5 हो गया। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन, ठीक है। ये 28 न्यूटन का रिजल्टेंट देते हैं, यानी F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या आता है 28 आता है। इफ़ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज़ 60 डिग्री, F1 और F2 के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड, रेशियो पता है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मान लिया कि इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट F1 इज इक्वल टू 3x, ठीक है, एंड F2 इज इक्वल टू 5x। चूँकि रेशियो पता है तो इसमें कोई क्वांटिटी होगा जिससे मल्टीप्लाई होगा, मान लिया वो क्वांटिटी x है। अगर x का वैल्यू जब हमको पता चल जाएगा तो F1 और F2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको यूज़ करके हम लोग बनाते हैं। ये क्या कह रहा है, इसका रिजल्टेंट
F1 प्लस F2, इसका रिजल्टेंट क्या है 28 न्यूटन, ठीक है 28 है। ऐसे ये क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए F1 कितना माना था हमने 3x मान लिया, 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कॉस 60 डिग्री। 28 का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर इसका स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 2 3 6 25 30x स्क्वायर और cos 60 कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। cos 60 का वैल्यू है 1/2, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस ये 2 से 30 गया तो 15 हो गया, यानी आप देखेंगे तो 15 25 40 9 49x स्क्वायर है, यानी 28 इज इक्वल टू 49x स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा रूट हटाएंगे तो 7x आ जाएगा। तो 7x का वैल्यू क्या है 28 है, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 28/7, दैट मीन्स 4। तो x आपको मिल गया, तो हम लोग F1 F2 निकाल लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू है 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 4, दैट मीन्स 12 न्यूटन। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x, 5 इंटू 4, दैट मीन्स 20 न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ इजी प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, इसको नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल को आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रैक्टिस करने के लिए आप सेनगेज का बुक ले सकते हैं, ये सब जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये सब सेनगेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन खुद से समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कुछ एग्जांपल्स को, ठीक है। और साथ ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ आपको नहीं बनता है या समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फिर मैं उसको जो नेक्स्ट क्लास होगा उस क्लास में मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर दूँगा। तो ये सुविधा भी मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टफ़ प्रॉब्लम, बहुत टफ तो नहीं है पर थोड़ा सा एक टफ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। पार्टिकल slides with a speed of 3 meter per second at p. When it reaches at q, it acquires a speed of 4 meter per second after describing an angle of 60 degree at O as shown in figure. Find the change in the velocity of the particle between
P and Q, assume that the path followed by the particle is circular from P to Q। इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, किस तरह का सर्कुलर पाथ है। ठीक है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये सर्कुलर पाथ का एक पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ से एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसको हम O मानते हैं, ये सेंटर है। ठीक है, और ये थीटा एंगल जो कि 60 डिग्री है। थीटा कितना है? ये 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल को समझिए। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। कह रहा है ए पार्टिकल स्लाइड्स विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है जो यहाँ से यहाँ स्लाइड कर रहा है, P से Q, उसका स्पीड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया भी? 3 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ जो मूव करता है तो टोटल 60 डिग्री ये मूव करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये टेंजेंशियल हो जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री पे हो जाता है। ठीक है, एज सोन इन फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q। अब यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल होगा, ऐसे होगा वेलोसिटी, और यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसे होगा। तो ये पूछ रहा है कि चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे मान लिया VQ है वेलोसिटी, और यहाँ मान लिया VP है वेलोसिटी। तो VQ माइनस VP निकालना है, और इसका मैग्नीट्यूड VQ का भी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड, और VP भी क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है। तो हमको क्या निकालना है? VQ माइनस VP। ठीक है, अब इसमें VQ माइनस VP में हम क्या निकालेंगे? दो चीज़ निकालेंगे। एक तो है कि ये इसका VQ माइनस VP का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और दूसरा जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ये दो चीज़ निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये जो चेंज को निकालना है, फाइंड द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q, एज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय इज इक्वल टू सर्कुलर है। ठीक है, तो हम लोग VQ माइनस VP निकालना है। तो सबसे पहले हम VQ को ड्रॉ करते हैं। VQ कुछ इस तरह से है। ठीक है, और VQ हो गया ये, और VP कुछ इस तरह से है। इसके पैरेलल ड्रॉ किया है, यहाँ पे था, इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या पता चला कि ये 60 डिग्री है, यानी कि किससे? यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये समझिए कि ये हम लोग इसको 90 डिग्री पे ले रहे हैं। ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये। तो कोई पॉइंट यहाँ था ये। ठीक है, यहाँ था, यहाँ से ये ऐसे आ रहा था। ठीक है, और हम लोग कुछ सेंटर यहाँ लिए थे ऐसे। तो ये 90 डिग्री था। ठीक है, 90 डिग्री था, और हम लोग कुछ ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये कितना था? ये 60 डिग्री था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ऐसे।
ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इससे और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, VP और VQ के बीच का एंगल हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमको रिजल्टेंट निकालना है, VQ माइनस VP, इसका रिजल्टेंट मॉडुलस ऐसा ही होगा। तो ये क्या करेंगे, VQ स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर माइनस 2VP इंटू VQ इंटू कॉस कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री या माइनस लगा दिया मैंने, एक्चुअली ये होता है ऐसे, माइनस VP इधर हो जाता। ठीक है, तो फिर ये एंगल जो हो जाता है 180 हो जाता, लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया। तो अगर आपको समझना है ईजिली तो चलिए हम वैसे ही समझाते हैं। तो ये हो गया हमारा VQ, ये हो गया VP, तो माइनस VP ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कि 60 डिग्री है और ये पूरा 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो VQ माइनस VP अगर लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपली VQ स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर प्लस 2VQ इंटू VP इंटू कॉस, माइनस वाला कितना एंगल बना रहा है 120, कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको VQ और VP स्पीड बता रखा है कि 3 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, यानी मैग्नीट्यूड 3 है इसका। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 और कॉस 120 कितना हो जाएगा, कॉस 60 के बराबर हो जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है, सॉरी माइनस कॉस 60 के बराबर हो जाएगा, यानी माइनस 1/2। तो ये 2 से 2 चला गया, यानी ये हो गया 9 प्लस 9 माइनस 9, तो ये 9 चला गया, ये हो गया 3, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा, जो VQ माइनस VP होगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 3 मीटर पे हमने बना दिया। चलिए, लिखा हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं, इसको आप 4 कर दीजिए, इसी को आप यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1/2, तो ये नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो रही है। आप ये तो समझ गए आप, यहाँ कह रहा है कि ये पार्टिकल स्लाइड विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट P व्हेन इट रीचेस Q इट एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पे इसका स्पीड 3 ही था, VP पे इसका स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब ये VQ पे पहुँच जाता है तो VQ पे हो जाता है 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताना है कि VQ माइनस VP, तो फार्मूला तो ठीक ही है, फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे बस VQ का वैल्यू 4 रख देंगे और इसका 3 रख देंगे। तो आप इसको इस पेज में मैं कर देता हूँ। VQ कितना था 4 मीटर पर सेकेंड और VP कितना था 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VQ माइनस VP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर VQ स्क्वायर प्लस VP स्क्वायर प्लस 2VQ VP इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। VQ हो गया 4 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1/2, ये 1/2 कट गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 16 प्लस 9 प्लस
प्लस नहीं होगा, माइनस है तो -12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 25 - 12 13 आ जाएगा, √13। यानी VQ माइनस VP का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √13 मीटर पर सेकेंड। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल लिया VQ माइनस VP। ठीक है, तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, और कुछ और भी इस तरह का प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ट्विस्ट कर देगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझाने की कोशिश करूँगा। साथ ही कोई प्रॉब्लम है जो कि आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करते हैं और नहीं बनता है, तो उसको भी आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, इसको सॉल्व किया जाए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय स्टूडेंट्स।